both lungs none। ये पूछा गया है नीट 23 में। पूछा क्या जा रहा है कि ओब्लिक फिशर्स जो है ये राइट लंग के साथ एसोसिएट है या लेफ्ट लंग के साथ एसोसिएट है, ये दो या बोथ लंग्स के साथ। अगर आप लंग्स के स्ट्रक्चर की तरफ देखोगे, ये ट्रैकिया है, यहाँ से ब्रोंकाई निकलते हैं, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग में दो फिशर्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, दूसरा होता है ओब्लिक फिशर। लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, ये दो लोब्स कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओब्लिक फिशर। अब राइट लंग में भी ओब्लिक फिशर होता है, लेफ्ट लंग में भी ओब्लिक फिशर होता है। व्हाट डज दैट मीन? कि करेक्ट आंसर इज बोथ लंग्स। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट shift the oxyhemoglobin dissociation curve to the right। oxyhemoglobin dissociation curve जो हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक साइड में होता है, दूसरे साइड से परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आई बात समझ? यहां पे एक ग्राफ बनता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं एंड देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच शिफ्ट दिस कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब क्वेश्चन में कौन क्या पूछा जा रहा है? कौन इन चार में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको राइट की तरफ शिफ्ट नहीं करता है? जो फैक्टर्स राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं वो कौन कौन सा है? एक, CO2 की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है ये उसको राइट की तरफ शिफ्ट करता है। जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, CO2 वाटर के साथ कंबाइन होगा, बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, फिर ये डिसोसिएट होता है, बनाता है H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी बढ़ी। आई बात समझ? इससे भी ये राइट की तरफ शिफ्ट होता है। जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती है, व्हाट डज दिस मीन? कि pH कम होता है। आई बात समझ? CO2 इंक्रीज होने से राइट की तरफ शिफ्ट होगा, H पॉजिटिव बढ़ने से राइट की तरफ शिफ्ट होगा। H पॉजिटिव जब बढ़ा, pH के साथ क्या हुआ? pH डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज pH की वजह से भी ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है ना? एंड द अदर फैक्टर व्हिच शिफ्ट्स इट टुवर्ड्स राइट इज इंक्रीज्ड टेंपरेचर। आई बात समझ? ये फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से, H पॉजिटिव बढ़ने से, pH कम होने से और टेंपरेचर बढ़ने से। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। हमने वो फैक्टर चूज करना है जो इसको राइट की तरफ शिफ्ट नहीं करता है। ऑप्शन 1 इंक्रीज pH। अभी हमने देखा डिक्रीज pH इसको राइट की तरफ शिफ्ट करता है, इंक्रीज pH नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंक्रीज pH। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव टू चूज द फैक्टर व्हिच डज नॉट शिफ्ट इट टू द राइट। आई बात समझ? अब इंक्रीज CO2 ये करता है, इंक्रीज टेंपरेचर ये करता है, इंक्रीज 2,3-DPG ये भी करता है। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज्ड pH। ये पूछा गया था 24 में, नीट 24 में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following functions is not of the conducting part of the respiratory system। नीचे चार फंक्शंस दी है, इनमें हमने देखना है कंडक्टिंग पार्ट की इसमें से कौन सी फंक्शन नहीं है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा ये डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है रेस्पिरेटरी सरफेस। इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट जो है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज। व्हाट डज दिस कंडक्टिंग पार्ट डू? ये इनहेल एयर जो है उसके लिए पाथ प्रोवाइड करता है सो दैट इट कैन रीच रेस्पिरेटरी सरफेस। कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या पार्ट आता है? इसमें नोस्ट्रल्स आते हैं, इसमें नेजल पैसेज आती है, इसमें फेरिंक्स आता है, इसमें लैरिंक्स आता है, इसमें ट्रैकिया आता है, इसमें ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कंडक्टिंग पार्ट या रेस्पिरेटरी पैसेज। इस रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू सिंपली एयर ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इस रेस्पिरेटरी पैसेज में से जब एयर ट्रांसपोर्ट होता है या पास होता है कुछ चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है? इसमें मॉइस्चर ऐड होता है। मॉइस्चर ऐड होने से क्या होगा? ये ह्यूमिडिफाई होगा, इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होता है? इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ती है। मॉइस्चर ऐड होने से या ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है? शाबाश, इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरी चीज ये एल्वियोलाई, इट प्रिवेंट्स एल्वियोलाई फ्रॉम ड्राइंग। एल्वियोलाई को ड्राई नहीं होने देता है। पहली चीज क्या ये करता है? ये ह्यूमिडिफाई करता है ये। दूसरी चीज, अब जब हम नेजल पैसेज देखते हैं, नेजल पैसेज में हमें मतलब कुछ इस तरह की पैसेज होती है। ये है एक्सटर्नल लेयर, ये है इंटरनल लेयर। जब एयर आता है इसको यहां से यहां डायरेक्टली जाना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बीच में इसके बीच में
कुछ बोन्स होते हैं, इनको बोलते हैं नेजल कॉन्केव। इन कॉन्केव की वजह से एयर को कुछ इस तरह का पाथ ट्रैवल करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे इनहेल्ड एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। आई बात समझ? अपार्ट फ्रॉम दिस इस नेजल पैसेज में दो चीजें होती है, एक होता है नेजल हेयर, दूसरा इसमें एपिथेलियम एंड गॉबलेट सेल्स होती है। गॉबलेट सेल्स क्या करती है, ये म्यूकस सीक्रेट करती है। एपिथेलियम और म्यूकस ये क्या करती है, ये ट्रैप करती है डस्ट पार्टिकल्स को, तो एयर प्यूरिफाई होता है। और नेजल हेयर भी यही करते हैं। अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, हाँ अभी हमने देखा, हाँ इनहेल्ड एयर ह्यूमिडिफाइड होता है। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल जो इनहेल्ड एयर है उसका टेम्परेचर किसके बराबर बनता है, बॉडी टेम्परेचर के। वो कैसे, वो हम देख चुके हैं। एंड थर्ड वन इज प्रोवाइड सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, नो। ऑप्शन डी इज क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, हाँ because of the nasal hair and the mucus and epithelium that is present in the nasal passage. What do these things do? They filter the inhaled air, ठीक है ना। तो ये कंडक्टिंग पार्ट की फंक्शंस है, बट ऑन व्हेन वी लुक एट द ऑप्शन 3 ये कंडक्टिंग पार्ट की फंक्शन नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस की फंक्शन है। यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी provide surface for diffusion of oxygen and CO2 because it is not the function of conducting part, it is the function of respiratory part, respiratory surface. Next question. Under normal conditions, every 100 ml of oxygenated blood can deliver how much oxygen to the tissues? हमें पता है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है, इसमें 20 ml ऑक्सीजन होता है ना। आर्टरीज में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पे परसेंट सैचुरेशन कितनी होती है, 100%। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml होता है। जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ देखते हैं जो वीन्स में होता है, उसमें 75% परसेंट सैचुरेशन होती है। इसका मतलब क्या है, उसमें 15 ml होता है। बीच में कितने ml बचे, 5 ml। वो 5 ml कहां पे यूज हुए होंगे, टिश्यूज में। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें 20 ml होता है वो कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टिश्यूज की ओर। आई बात समझ, कितना प्रोवाइड करती है, 5 ml। सो 5 ml इज द करेक्ट आंसर। दिस इज डायरेक्टली, दीस क्वेश्चंस हैव डायरेक्टली बीन पिक्ड फ्रॉम NCERTs। आई बात समझ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज assertion and reason type। इस टाइप के क्वेश्चंस अब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रॉम एवरी टॉपिक। आई बात समझ, 8 से 10 क्वेश्चंस आपको assertion और reason type के देखने को मिलेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन assertion क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट about 20 to 25% CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin। क्या बोल रहा है, CO2 के ट्रांसपोर्ट के टाइम पे 20 to 25% of CO2 is transported by hemoglobin as carb amino hemoglobin। हमने देखा जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, it is transported in 3 ways। Number 1 as dissolved in plasma, कितना 7%। Number 2 through RBCs, कितना 70%। बाकी जो 20 to 25% बचा उसको कैरी करता है हीमोग्लोबिन as carb amino hemoglobin। Hence the assertion is correct। अब रीजन क्या है, this binding is related to high PO2 and low high PCO2 and low PO2। PO2 जब कम होता है ऑक्सीजन की एसोसिएशन बढ़ती है, ये बाहर निकलता है, लेकिन CO2 की एसोसिएशन बढ़ती है। और PCO2 जब बढ़ता है इससे भी CO2 की एसोसिएशन बढ़ती है। Hence this reason is also correct। आई बात समझ, this was asked in NEET 24। तो correct answer is both assertion and reason are correct। समझ में आया? These are some of the questions that have been asked in previous papers। If you have studied your NCERT well, if you have revised the topics that we have discussed or covered in the class, if you have revised them well at home, then you should be able to handle these questions pretty much well। ठीक है ना? आई बात समझ? So